हेलो एवरीवन, होप सो आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं उत्तम चौहान आप सभी का 6th थ्रू 10th एनसीईआरटी के साथ स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि हमारी जो एनसीईआरटी 6th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो चली हुई है, और हम 6ठी से लेकर 10वीं तक की जितनी भी एनसीईआरटी है, चाहे वो हिस्ट्री का पोर्शन है, चाहे वो पॉलिटी का पोर्शन है, चाहे वो जियोग्राफी का पोर्शन है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि लॉकडाउन, देखिए आप सभी को पता होगा, लॉकडाउन का समय चला हुआ है, एकेडमी वगैरह जो है खुल नहीं रही हैं, ओपन नहीं हो रखी हैं। लेकिन जैसे ही ये कोरोना की वेव थोड़ी ही स्लो पड़ती है, वैसे ही आपके एग्ज़ाम जो हो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। आप सभी को ये बात भी पता होगा, ठीक है। और हरियाणा की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो आपका एग्ज़ाम सीईटी का एग्ज़ाम आना, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, और इसी के अंदर सारी की सारी भर्तियाँ जो हैं वो संपन्न होने वाली हैं। और कोई भी जितने भी एग्ज़ाम आएंगे वहाँ पर जो है एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है एनसीईआरटी की, ठीक है। इसीलिए अपन ने जो है एनसीईआरटी को उठाने का निर्णय लिया है, और एनसीईआरटी को पूरी की पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 1 से 2 मंथ का समय जितना भी लगता है, हम पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो भी जो इस समय को मतलब व्यर्थ नहीं करेगा, वो बच्चा बिल्कुल कामयाब होगा, ये बिल्कुल श्योर है, ठीक है। तो आपको शायद 3 लेक्चर मैं लगा चुका हूँ, 3 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं, उनको मैं एमसीक्यू भी करवाता हूँ। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसकी जो है एमसीक्यू भी आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पहले बता देता हूँ आज का चैप्टर क्या बताती है हमारी किताबें और खबरें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में अपन ने क्या किया। पहले चैप्टर में अपन ने जाना कि लोग जो पहले 20 लाख साल पहले जो लोग थे, उन्होंने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया। शिकार करके वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, शिकार करते थे, खाते थे, ठीक है। ऐसे करके मतलब अपना जीवन व्यतीत कर लेते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने जो क्या करना स्टार्ट किया, खाद के संग्रहण का करना स्टार्ट किया। कहने का मतलब जो फूड जो है उसका स्टोरेज करने लगे, मतलब कुछ फसल वगैरह जो है वो बोने लगे और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कहने का मतलब कृषक बन गए या पशुपालक बन गए, ये अपन ने जाना, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपन ने जाना, 3rd चैप्टर में अपन ने जाना कि आरंभिक नगर बसाना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो है अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर की है, ठीक है। आज अपन जानते हैं कि कुछ किताबें हैं जो हमें इतिहास के बारे में बताती हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा इतने साल पहले, हजारों साल पहले कुछ ऐसा हुआ होगा। ये किताबों से जानकारी मिलती है या फिर कब्रों से। देखिए, कब्र कैसे जानकारी देंगे, आप भी ये सोच रहे होंगे। कब्र भी जैसे कोई भी व्यक्ति है जो बहुत साल पहले जिसको दफनाया गया था, आज उसको अपन निकालते हैं, तो उसके पास मिली वस्तुओं से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि भी ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। देखिए, किताबों में सबसे इंपॉर्टेंट है भी आपके वेद। कौन? अभी वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। ये 4 वेद हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो हमारा वर्णन जो होने वाला है वो ऋग्वेद का ही होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पिछले चैप्टर में भी ये बात आ चुकी है कि ऋग्वेद का वर्णन जो है, ऋग्वेद की जो रचना है वो लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी भी? 3500 वर्ष पहले हुई थी, और इसी काल को ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पुस्तकालय में कहा गया है कि ये बातें बताई गई हैं। ये देखिए, सबसे पहली बात ये है, वेद क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं आंसर डाल देता हूँ। देखिए, वेद क्या है। देखिए, वेद एक मतलब एक किताब है जिसके अंदर जो इतिहास की है जो जानकारी मिलती है। ये एक बुक है जिसके अंदर इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। क्या हुआ होगा, अब देखिए इस वेद के अंदर, वेद जो है लगभग 4 वेद हैं, मुख्य 4 वेद हैं। कितने वेद हैं भी, ये क्वेश्चन आ सकता है। 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सोमवेद, ये जो हैं 4 वेद हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा वेद का मतलब क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, वेद का मतलब भी समीप बैठना, समीप बैठना, या फिर समीप बैठने के बाद ज्ञान की प्राप्ति करना, ठीक है। जैसे ही कहते हैं कि जैसे ही आप किसी सज्जन व्यक्ति के पास बैठते हो, कोई नॉलेजेबल व्यक्ति के पास बैठते हो, तो उससे आपको क्या अर्जित होता है भी? ज्ञान अर्जित होता है। यही वेद का मतलब है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पर दुनिया में प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, ठीक है। सबसे पहले तो जो वेदों के बारे में आपने सुना होगा, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, ये सबसे नया और सबसे छोटा है, ठीक है। सामवेद और यजुर्वेद जो है, इनके बारे में भी अपन डिटेल में आगे बातें करेंगे। देखिए, ऋग्वेद की रचना कब हुई? 3500 साल पहले हुई। ये पहले भी आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा रचनाएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऋग्वेद में रचनाओं की संख्या कितनी है, सॉरी रचनाएं नहीं, प्रार्थनाओं की संख्या कितनी है। क्योंकि देखिए, ऋग्वेद का रियल में वर्णन जो है ना, निर्माण जो है वो प्रार्थनाओं से हुआ है, ठीक है। अनेकों प्रार्थनाएं जो है ऋग्वेद में वर्णित हैं, जिनको मतलब न
ही तो पढ़ा जा सकता है, इन प्रार्थनाओं को पढ़ा नहीं जा सकता, केवल सुना या वाचन किया जा सकता है। ये बात भी अपन आगे जानेंगे, ठीक है। तो प्रार्थनाएं 1000 से ज़्यादा जिन्हें सूक्त कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऋग्वेद में प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या होता है, भी अच्छे तरह से बोला गया, ठीक है। केवल बोला जा सकता है, वेदों को, ऋग्वेद को या किसी वेद को बोला जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ऋग्वेद जो है देवी देव की स्तुति करता है, स्तुति का मतलब वर्णन करता है, और इसके अंदर 3 देवता प्रमुख हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में कौन से 3 देवताओं का वर्णन प्रमुखतः किया गया है, तो अग्नि, इंद्र और सोम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अग्नि आग का देवता है, अग्नि किसका देवता, भी आग का देवता। इंद्र युद्ध का देवता, इंद्र युद्ध और वर्षा का देवता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है वर्षा और युद्ध दोनों आ जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको युद्ध को आंसर मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी युद्ध को ही फॉलो करती है। सोम जो है एक पौधा है, सोम जो है एक पौधा जिससे खास पेय पदार्थ जो है प्राप्त किया जाता है। उसके बाद भी वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है भी। वैदिक प्रार्थनाओं की जो रचनाएं हैं वो किसने की थी, भी ऋषियों ने की थी। किसने की थी, भी ऋषियों ने। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है, आचार्य जो अध्यापक जो होते थे विद्यार्थियों को अक्षर, शब्दों और वाक्यों में बांटकर कंठस्थ करवाते थे। कहने के मतलब इनको बोलते थे और व्यक्ति सुनते थे, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता। यहाँ से एक बात लिख के निकल के आती है कि ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जा सकता। कहने का मतलब होता क्या, जैसे कि अपन कोई स्टोरी सुनते हैं, किसी माँ बाप ने हमारे को सुना दी, हम अपने बच्चे को सुना देंगे, बच्चे उसके बच्चे को सुना देंगे। कहने का मतलब जो इनको जो है ना वाचन किया गया या सुना गया, कंठस्थ किया गया, लेकिन पढ़ा नहीं गया। अधिकांश सूक्त में रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाएं भी करती थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी, प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो वो संस्कृत भाषा जो है वो थोड़ी अलग है किससे भी, ऋग्वेद की संस्कृत से, ठीक है भाई। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट संस्कृत व अन्य भाषाओं के बारे में जान लेना इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा जो है बारोपीय मतलब भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा, बारोपीय का है, ठीक है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी वगैरह, स्पेनिश आदि इस परिवार से संबंधित हैं। किससे भी, भारत यूरोपियन परिवार से संबंधित हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे, ठीक है। इनके शब्द मिलते जुलते हैं, इनको इसीलिए एक परिवार माना गया है। उदाहरण के लिए मात्र जो है संस्कृत का शब्द है, माँ हिंदी का है और मदर अंग्रेजी का है, तो इनमें लगभग जो है एक वर्ड जो है क्या भी मिल रहा है, ठीक है। तो इनमें समानता क्या नजर आई भी, आप में माँ जो है सभी में समानता नजर आई, ठीक है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार को भी भाषा बोली जाती है, ठीक है। दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं आज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी या छपी होती हैं, इनको पढ़ते हैं ना जिनको भी, वो लिखी हुई छपी होती हैं आज की किताबें। लेकिन ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, लेकिन पढ़ा नहीं जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, 200 साल पहले। कहने का मतलब जो ऋग्वेद को नया रचना दी गई है, नया बनाया गया। देखिए जो 3500 साल पहले जिस ऋग्वेद की रचना हुई थी वो तो बुर्ज की छाल के ऊपर हुई थी, ठीक है, और उनको कीड़े मकोड़े ने खा लिया, उसको बिल्कुल क्या करते खत्म कर दिया। लेकिन 200 साल पहले ही इसकी जो है रचना हुई थी। भी किसी से मतलब जाना कि भी कोई भी वाचन करता था, किसी भी मतलब एक आध्यात्मिक किसी से भी जानकारी प्राप्त करके इसकी अच्छे से जो है रचना की गई थी 200 साल पहले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ठीक है। इतिहासकारों ने कैसे अध्ययन किया होगा, देखिए उन्होंने लिखित स्रोतों का भी उपयोग किया होगा। देखिए लिखित स्रोतों का तो उपयोग किया होगा, वो बुर्ज की मतलब मैंने आपको बताया उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो वहाँ से मिला ही होगा, उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़े ने खा लिया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं इनका अध्ययन कैसे किया होगा। ऋग्वेद की कुछ सूक्ति
वार्तालाप के रूप में है, ठीक है। कुछ सूक्तियाँ कैसे भी वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजनीय दो नदियाँ व्यास और सतलुज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में किन दो नदियों का वर्णन है या कौन सी दो पूजनीय नदी हैं, तो व्यास और सतलुज है। और इन दोनों के बीच में ही वार्ता देखकर किसका निर्माण किया गया, अभी ऋग्वेद का, तो क्वेश्चन आ सकता है ऋग्वेद का निर्माण किन दो के बीच में वार्ता का वर्णन करता है। देखिए संवाद क्या था, यहाँ पर संवाद आपको मिलेगा। देखिए ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, कुछ गायब हो रखा है, कुछ खराब हो रखा है, लेकिन इससे कुछ ना कुछ सारांश करके क्या कर दिया गया, लिख दिया गया है। देखिए विश्वामित्र और नदियों के बीच में संवाद है। संवाद क्या था, देखिए विश्वामित्र एक कहानी थी। विश्वामित्र क्या करता है, मतलब बहुत दूर से अपने घोड़ों के साथ रथ के साथ मतलब आ जाता है, मतलब बहुत दूर से सफ़र करके आता है। विश्वामित्र देवता है, ये मान के चलो भगवान है, ठीक है। रथ पे सवार करते आता है। यहाँ पर नदियाँ बह रही हैं, ठीक है। नदियों में व्यास और मेनली कौन है भी, व्यास और सतलज हैं, ये पूजनीय नदी हैं, ठीक है। जब ये बह रही होती हैं तो विश्वामित्र इनको कहता है कि भी हे देवियों, आप मेरे को रास्ता दो, आप मेरे रथ को जाने का रास्ता दो, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं वापस नहीं जा सकता, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वार्तालाप होती है और नदियाँ कह देती हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं और तुम यहाँ से जा सकते हो, हम तुम्हारे ऊपर मतलब बहाव नहीं करेंगे। ऐसी कुछ वार्तालाप होती हैं। तो ये वार्तालाप है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट इतनी है, क्वेश्चन आ सकता है ऋग्वेद में किन दो के बीच में वार्तालाप का वर्णन किया गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट में कुछ एमसीक्यूज मैं जो है, देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। एमसीक्यू जो है मैं इस चैप्टर के लास्ट में जो है करवा दूंगा, अंत तक वीडियो को देखते नहीं, सारे के सारे एमसीक्यू जो है मैं आपको करवा दूंगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल जो है स्पेशल जीएस स्पेशल एचएसएससी जीएस, ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर क्विज होती है भी, रात को क्विज होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज होती है, चाहे वो हिस्ट्री की चीज साइंस की। इसको ज्वाइन कर लेना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। और भी अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ जितने भी चाहिए, मेरे को मतलब नहीं है कितनी ही, मतलब 500 100 1000 कितने ही बच्चों को अच्छी लगे, वो भी जिसको भी अच्छी लगे ना, उनका बस एक ही रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो होना चाहिए भी शेयर। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन प्राप्त हो। लाइक करो, कमेंट करो, मोटिवेशन अगर मेरे को प्राप्त होगा तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। बस इतना ही आपसे मतलब रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट भी मवेशी, घोड़े और रथ। देखिए ऋग्वेद में जो वर्णन मिलता है रचनाओं में, उनमें किन किन का वर्णन मिलता है, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। देखिए किन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रखे हैं भी, जैसे अपन भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं, वैसे ही मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं। वैसे तो आप कहोगे सर बच्चों के लिए तो प्रार्थना ठीक है, इनके लिए प्रार्थना क्यों है, ठीक है। उस टाइम पे भी इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ को खींचने के लिए काम आते थे, ठीक है। बच्चों को बताने की जरूरत नहीं क्यों काम आते थे। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऋग्वेद में जो लड़ाई होती थी उनमें किसको जीत कर लाया जाता था, मवेशियों को जीत कर लाया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह और जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसल उपजाई जाती थी, तो उस जमीन को हथियाने के लिए भी लड़ाई की जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए भी होती थी, ठीक है, बहुत सी कारण होते थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित ब्राह्मण होते थे भाई, ये बात इंपॉर्टेंट है भाई। ऋग्वेद में पुरोहित क्या होते थे भाई, ब्राह्मण होते थे, ठीक है। शेष धन आम जनता को बांट दिया जाता था, कुछ यज्ञ के लिए निकाल दिया जाता था, देवी देवताओं को दे दिया जाता था, ठीक है। और यज्ञ के अंदर ना घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति डाली जाती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अधिकांश पुरुष इस युद्ध में भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं थी। ऋग्वेद के दौरान स्थायी सेना नहीं थी, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। यहाँ वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होता था, ठीक है। तो मतलब कोई स्थायी सेना तो नहीं थी, लेकिन मतलब कुछ भी बात के लिए जो भी बहादुर होता था उसको क्या कर लेते थे भी, उसको सरदार चुन लिया करते थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, युद्ध के दौरान जो प्रमुख जो होता था उसको क्या कहते थे भी, ऋग्वेद में सरदार कहते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द देखना भी, लोगों की विशेषता। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थल या संस्कृत परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखिए। देखिए कुछ शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहले
केवल ऋग्वेद में दो ही शब्दों का वर्णन मिलता है। कितने? दो शब्दों का वर्णन मिलता है। एक तो पुरोहित का, जिसको ब्राह्मण कहा जाता था, और दूसरा कौन भी? राजा। ठीक है, ऋग्वेद में दो ही वर्णों का वर्णन मिलता है। वे राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ठीक है, हम कहने का मतलब वो राजा नहीं आप सोचते हो कि वो राजा वो वाले राजा। ठीक है, ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, और न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासन नहीं बन जाता था। देखिए, उसके जो है राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल के दौरान जो है राजा का मतलब जो है राजा कौन बनता था राजा की मृत्यु के बाद, तो राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। ठीक है, तो कौन बनता था ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, कौन बनाया जाता था? जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी किया जाता है। जन या समुदाय मतलब एक इकट्ठा कबीला भी कह सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या फिर विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद भी कुछ रचनाओं के अंदर जो विरोधी होते थे। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, जो आपकी ऋग्वैदिक प्रार्थनाएं थी, उनकी रचना करने वाले खुद को आर्य कहते थे। इंपॉर्टेंट है भाई, आर्य कौन थे? जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की, मतलब प्रार्थनाओं की रचना की। ये आर्य जो थे वे अपने विरोधियों को दास या दास्यु मानते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। दास्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास, दासी शब्द का मतलब गुलाम होता था। आज के टाइम में दास, दासी का मतलब क्या होता है? भी गुलाम होता है। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, दूसरी जगहों पर अलग विकास हुआ। उसके बाद भी खमोश प्रहरी कहानी, मतलब कहानी महापाषाणों की। ठीक है, देखिए महापाषाणों की कहानी देखना भाई, महापाषाणों की क्या कहानी थी। देखिए, महापाषाण का मतलब क्या होता है? बड़ा पाषाण का मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर। ठीक है, नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। देखिए, महापाषाण का मतलब बड़े पत्थर। ये क्या होता था? कब्र बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? कब्रें बनाने के लिए इन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। देखिए, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? एक बात देखना भाई, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखना, एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आते हैं? जितने भी कोई भी एग्जाम आते हैं ना भाई, उसमें कभी भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं ना, जो भी आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, वो सारे के सारे एनसीईआरटी से आते हैं। चाहे वो 6th की है, चाहे वो 7th की है, चाहे वो 8th की है, चाहे वो 9th की है, चाहे वो 10th की। 6th से 10th की आप एनसीईआरटी कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ आपके जीके का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। ठीक है, अब आपके पास समय है तो इस समय को अच्छे से मोनेटाइज करें। ठीक है, और आप सभी को पता भी होगा कि बिना एनसीईआरटी के कोई भी महत्व नहीं है, आप कितनी ही बुक को क्यों ना पढ़ लेना। ठीक है भी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं। महापाषाण का मतलब कुछ कब्रें जो हैं जमीन के अंदर, कुछ बाहर दिखती हैं। देखिए, ये दिखा रखी हैं, ये कब्रें हैं, चारों तरफ पत्थर लगाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कब्रें हैं, यहाँ पर ये ओल है। एक ओल का मतलब क्या होता था इसके बारे में बताऊँगा। यहाँ से क्या होता था, जो शव जो होता था यहाँ से डाल दिया जाता था और इसके अंदर क्या हो जाता था, सभी शव क्या हो जाते थे भी, इकट्ठे हो जाते थे। ये बाहर से अब दिख रही है, लेकिन ये ऊपर से क्या होती थी भी, बंद होती थी। ठीक है, ये ऐसे ऊपर से क्या होती थी, बंद होती थी। ठीक है, जैसे ही व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हुई और यहाँ से इस ओल के द्वारा इसके अंदर क्या कर दिया जाता था भी, डाल दिया जाता था। कहने का मतलब एक कब्र के अंदर बहुत से व्यक्तियों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। ठीक है, देखिए कई बार पुरातात्विक विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। ठीक है, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है भी, चलो ये इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद भी इन कब्रों में कुछ समानताएं थी। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें क्या कहते थे भी, जिन्हें
काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर कहती थी। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार आता है कि महापाषाण में किन शवों को किसके साथ दफनाया जाता था, तो ब्लैक एंड रेड वेयर के साथ दफनाया जाता था। इनके साथ ही मिले लोहे के कुछ औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर, सोने के गहने जो मिले थे। इससे अनुमान क्या लगता है, कब्रों से बहुत सा अनुमान लगता है। कब्र से अनुमान लगता है कि कोई व्यक्ति है, उसको दफनाया गया है, तो पहला तो अमीरी गरीबी का अनुमान लगता है। कोई अमीर अगर दफनाया जाएगा तो उसके साथ सोना चांदी गहने बहुत सी चीज़ें दफनाई जाएंगी। गरीब अगर कोई दफनाया जाएगा तो उसके साथ कुछ भी दफनाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ों का हमारे को वर्णन मिलता है। लोहे के औजारों का वर्णन ऐसे मिलता है कि भी अगर कोई योद्धा है, योद्धा को अगर दफनाया जाएगा तो उसके पास औजार होंगे, अच्छे अच्छे हथियार होंगे, तलवार वलवार, कुछ बहुत सी चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है, तो यहाँ से कब्रों से बहुत सी जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है भी, इंपॉर्टेंट क्या है भी, जो कब्र जो मिली है उनके अंदर क्या क्या मिला। देखिए ये चप्पल है, ठीक है, यहाँ पर ये देखना, नहीं सॉरी चप्पल कह रहे हूँ, ये जो है आपके क्या है भी, ये आपकी जो है इसको क्या कहते हैं, छुरी, क्या कहते हैं, छुरी, ये छुरी है। ठीक है, और ये आपकी कुल्हेड़ी है, ये क्या है, कुल्हेड़ी, क्या है भाई, कुल्हेड़ी है ये। ठीक है, तो ये आपकी जिसको कुल्हेड़ी बोलते हैं और ये आपकी छुरी है। ठीक है, तो दो चीज़, ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग वैदिक काल में हथियार के रूप में किन का प्रयोग किया जाता था, कुल्हेड़ी और छुरी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में बताना। देखिए कब्र के आधार पर सामाजिक असमानताएं क्या होती थी। देखिए कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की होती थी। इससे ही पता चलता था कि सामाजिक समानताएं जो हैं इनके अंदर पाई जाती थी। देखिए यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के और शंख पाए गए थे। कहने का मतलब ये बहुत ही अमीर व्यक्ति होगा, इसीलिए इसके साथ इतनी चीज़ें पाई गई थी। अगर वो गरीब होता तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, तो जो है सामाजिक असमानता भी पाई जाती हैं। क्या कुछ कब्रें खास परिवार की थी? बिल्कुल भी। इससे भी पता चलता है कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक जो है कंकाल मिला करते थे। देखिए मैंने आपको बताया था ना, उसके अंदर एक ओल हुआ करता था, उस ओल से क्या कर दिया जाता था, भी दफना दिया जाता था। तो यही बात इसने बता रखी है सारी की सारी, और कुछ नहीं है। उसके बाद भी इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की खबर। अब देखिए मानचित्र 2, अब यहाँ से तो मानचित्र 2 को तो कहाँ से ले आए यहाँ पर। देखिए भारत का मानचित्र को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, अगर हम थोड़ा ये जगह कम होगी तो कोई नहीं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा इलाका भारत का ही होता था। ठीक है, अब तो यहाँ पर कश्मीर को अलग अलग कर दें तो ऐसे करके जो दिखेगा, लेकिन ये भी पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो ये भारत है, फिर नीचे श्रीलंका दिख नहीं रहा। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र यहाँ पर है, यहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर था इनाम गाँव। मैंने आपको जो है ऐसे क्रॉस में आपको, अगर आपने दूसरा चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो वो अच्छे से कर लेना। वहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे जो है नगर बताए गए। ये आरंभिक नगर था, आरंभिक का मतलब नवीनतम नगर था, जिसका नाम क्या था भी, इनाम गांव था। ठीक है, तो इनाम गांव जो था ये एक पुरास्थल है। क्या ये एक पुरास्थल है? इसके बारे में जानकारी बताता हूँ, आपको पता चल गया होगा। देखिए इनाम गांव की खोज के बारे में देखा, यह है भीमा की सहायक नदी महाराष्ट्र के पास है ये लगभग। ठीक है, घोड़ के किनारे है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, इनाम गांव जो है वो किसके किनारे भी, घोड़ नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था और सिर उत्तर की तरफ होते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था महापाषाण काल के दौरान शवों की क्या विशेषता थी। विशेषता यही थी कि उनके सिरों को किसके में, उत्तर की तरफ जो है किया जाता था। आज भी अपन शवों को जब मतलब दफनाते तो नहीं है, मतलब जो भी जलाते हैं तो उस टाइम भी जो है शवों को किस दिशा में रखा जाता है, सिर को उत्तर दिशा में ही रखा जाता है। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी होता था उनके साथ दफनाए जाते थे। ठीक है भाई, तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, कुछ के साथ गोदाम। इसमें क्या था भाई, इस गाँव में सबसे बड़े घर था, एक सबसे बड़ा घर भी पाया गया। इस घर के अंदर एक बड़ा गोदाम भी पाया गया। 100 के पैर मुड़े हुए थे, ऐसा कुछ पाया गया किसके अंदर भी, इनाम गांव के अंदर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इनाम गांव जो है वो कहाँ पर है, क्या इससे संबंध है। उसके बाद क्या बताते हैं हमें कंकाल का अध्ययन। देखिए कंकाल का अध्ययन जो है हमें क्या बताते हैं भी, कंकाल का अध्ययन हमारे को ये बता सकते हैं कि ये जो है महिला का है, ये पुरुष का है, ये बच्चे का है, ये किसका है, या मतलब ऐसी कुछ जानकारी जो है कंकाल जो है वो दे सकता है। देखिए
इसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी, आज से लगभग 200 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध राजवेद, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं चरक क्या है। चरक जो है एक राजवेद है जो लगभग 2000 साल पहले मतलब एक बहुत प्रसिद्ध राजवेद था, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जो है राजवेद था चरक, जिसने क्या लिखी थी भी, चरक संहिता का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है भाई। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि चरक संहिता के अनुसार जो है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 306 पाई जाती हैं। वैसे ह्यूमन एनाटॉमी के अनुसार जो है 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, कितनी भी 206 हड्डियाँ पाई जाती है, और बच्चों में 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन चरक संहिता के अकॉर्डिंग जो है 360 हड्डियाँ पाई जाती हैं। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। देखिए इनाम गांव के लोगों के काम धंधे कुछ नहीं थे, वो लगभग सब पूरा के पूरे कृषक होते थे। ये ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी क्या होते थे भी, कृषक होते थे, और सभी के सभी पशुपालक होते थे। वो तरह तरह की कृषि करते थे और तरह तरह के पशुओं को पालते थे, ठीक है भाई। तो ये ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। अन्यथा उसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक चीज़ और दिखा देते हैं। एटलस में चीन को देखिए, एटलस में चीन को देखिए इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, लगभग 3500 साल पहले यहाँ की लेखन कला सबसे पुरानी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। देखिए प्राचीन लेखन प्रणाली जो है किस देश की है, तो वो चीन की है भाई। किसकी भी, चीन की है। कितने साल पहले भी, 3500 साल पहले जो है चीन ने लेखन प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और कोई भी चीज़ बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। तो ये हमारा चैप्टर था, मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं। वेदों की रचना जो है लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। महापाषाण का निर्माण जो है 3000 साल पहले हुआ था। इनाम गांव में कृषकों का निवास जो है 3600 से 2700 साल पहले था, ठीक है। भी चरक जो था, चरक जो है कितने साल पहले था भी, एक राजवेद था जो 2000 साल पहले था, ठीक है। तो ये आप जो है ये वर्क कर सकते हो। ये सारी की सारी PDF मैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल HSSC GS पर डाल दूंगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपन इस चैप्टर से संबंधित MCQs के ऊपर, ठीक है। आपने ये पूरा चैप्टर किया है। अब आइए देखते हैं कि आप कितने MCQs कर सकते हो। मैंने पूरे के पूरे MCQ इसी चैप्टर के बना रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये MCQs हैं, इसी चैप्टर के हैं। चैप्टर 4 क्या बताती है हमारी किताबें, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना सबसे बड़ा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सबसे नया। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पहले जो है आंसर बताने हैं, फिर मैं आंसर बताऊंगा। वेद का क्या अर्थ है? किताब, समीप बैठना, ज्ञान, D, B और C दोनों, ठीक है। तो वेद का अर्थ क्या है भी, समीप बैठना, और बैठने से क्या प्राप्त होगा भी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक पाई जाने वाली प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? देखिए वेद कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है, युक्ति कहा जाता है, रचना कहा जाता है। तो गलत मत करना, इसको सूक्त कहा जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, ऋग्वेद में वर्णित 3 देवता कौन से थे? तो ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम, ये जो है 3 देवता थे, मैं करवा चुका हूँ। इंद्र देवता का संबंध किससे? देखिए आग, वर्षा। देखिए वर्षा और उसके बाद युद्ध दे रखा है, तो वर्षा को मत करना। वैसे वर्षा और युद्ध दोनों से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? युद्ध आएगा। सोम देवता का संबंध किससे था? तो आग से, वर्षा से, संगीत से। संगीत को देख के संगीत मत कर देना, इसका संबंध जो है खास पेय के पौधे से था, ये मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट भी, ऋग्वेद की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वेदीन संस्कृत, ये दोनों जो है इसकी भाषा थी। चरक कौन था? चरक 2000 साल पहले एक क्या था भाई? चरक 2000 साल पहले एक राजवेद हुआ करता था। उसके बाद भी जिसने चरक संहिता लिखी थी, और चरक संहिता में जो है मनुष्य की हड्डियाँ 360 वर्णित हैं। ऋग्वेद के अनुसार राजा की मृत्यु के बाद नया राजा कौन बनता था? तो अभी पुरोहित, प्रधानमंत्री, सेनापति, राजा का बेटा। तो देखिए ऋग्वेद के अनुसार राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये बात याद रखना। इसका ई ऑप्शन डाल देता हूं मैं, और आंसर होगा भाई नन ऑफ दीज, ठीक है भाई। क्लियर। महापाषाण काल कब्रों में मिली लोहे की 2 वस्तु कौन कौन सी थी? चाकू व कुल्हाड़ी नहीं थी, तलवार कटार नहीं थी, लोही की कोई वस्तु नहीं मिली, या फिर कुल्हाड़ी और छुरा। ये बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था। आर्य लोग किन 2 नदियों को पूजते थे? गंगा, यमुना, नर्मदा, सोन। तो कौन सी नदियों को पूजते थे भी? व्यास और सतलुज, इन 2 नदियों को पूजते थे। ऋग्वेद कालीन पांडुलिपि कहाँ पाई गई? तो ऋग्वेद कालीन पांडुलिपि जो है
वो आपके कश्मीर में पाई गई। कहाँ पर पाई गई भी? कश्मीर में पाई गई। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप किन किन के बीच में हैं? तो किन किन के बीच में थे भी? मैंने आपको बताया था कि विश्वामित्र और नदियों के बीच में। और नदियों में कौन कौन सी नदी? व्यास और सतलज नदी, इन दोनों के बीच में, सतलज नदी, इन दोनों के बीच में क्या थी भी? वार्तालाप थी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन कितनी बार मिलता है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन सबसे कम बार, एक बार मिलता है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में युद्ध में किसे जीत कर लाया जाता था? तो ऋग्वेद में घोड़ों को, सैनिकों को, मवेशियों को जीत कर लाया जाता था। ऋग्वेदिक काल में किन दो वर्णों का वर्णन मिलता है? तो किन दो वर्णों का वर्णन मिलता भी? पुरोहित ब्राह्मण का और राजा राजा का, इन दोनों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वालों को क्या कहते थे? तो आर्य कहलाते थे। वो क्या कहलाते थे भी? आर्य कहलाते थे। उसके बाद आर्य अपने विरोधियों को क्या कहते थे? तो दुश्मन, कपटी, शत्रु और दास, इनको क्या कहते थे भी? दास कहते थे, गुलाम कहते थे। चरक की चरक संहिता के अनुसार शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो भाई 360 हड्डियां होती हैं। आज के टाइम में 206 हड्डियां होती हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? तो महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा जो है वो लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। इनाम गांव ऋग्वेदिक काल पूरा स्थल है। मैंने आपको बताया था ये आधुनिक नगर है। ये कहाँ स्थित है? तो ये भीमा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है भी घोड़। क्या नाम है भी? घोड़, यहाँ पर स्थित है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज थे आपके लिए। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके एमसीक्यूज जो हैं, एनसीईआरटी एमसीक्यूज जो हैं उसकी क्विज, उसकी क्या भी? क्विज डेली शाम को हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन। वैसे स्पेशल HSSC और GSE बीच में स्लैश है, कहीं पर भी गैप नहीं है और पूरा कोई पर भी स्पेस नहीं है और पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में है। यहाँ पर आपको क्विज मिलेगी डेली की डेली, साइंस की भी क्विज मिलेगी आपको डेली की डेली, सभी के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। जिसको वीडियो अच्छी लगे वो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। नया कोई आया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, ये आपके लिए पूरा का पूरा शेड्यूल था। अगर आपको अच्छा लगा तो भी लाइक करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।